ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो गया। 16 दिन चली यात्रा से महागठबंधन को क्या हासिल हुआ, आज इसके रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण आपके लिए होगा। आपको देश के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की झटका मीट वाली सलाह के बारे में बताएंगे। उन्होंने झटका मीट खाने और हिंदू धर्म बचाने वाली कौन सी थ्योरी दी है, ये भी हम आज आपको दिखाने वाले हैं। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण का आंदोलन जारी है। आज कैसे इस आंदोलन ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी और मुंबईकरों का पसीना छुड़ा दिया, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट तबाही के लिए तैयार रहो। लेकिन शुरुआत 16 दिन चली यात्रा के रीकैप के साथ करते हैं। मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है, चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार को तेजी से प्रगति करना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करना चाहता है, एकदम नहीं होने दिया जाएगा। तो देश में आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर यही है कि बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी हो चुकी है। अभी जो आपने देखा वो उस यात्रा के 16 दिनों का रिकैप था। अब सवाल यह है कि 16 दिन की इस यात्रा से महागठबंधन को हासिल क्या हुआ। अपनी कवर स्टोरी में आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे और यही वजह है कि हमने आपको यात्रा के 16 दिनों का रिकैप दिखाया, ताकि जब हम महागठबंधन को इस यात्रा के 16 दिन के हासिल का विस्तार से विश्लेषण करें तो कोई भी तस्वीर या जानकारी आपसे छूटे नहीं। यही नहीं, आपको यह दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप इस खबर से अच्छी तरह कनेक्ट कर सकें, क्योंकि सोमवार सुबह से ही न्यूज चैनल्स पर कूटनीतिक खबरों की डोज काफी ज्यादा है। चीन के तियानजिन शहर में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन कूटनीति के साथ भारत की बात के दर्शकों को देश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को क्या मिला। वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी? क्या वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को जीत की मंजिल मिलेगी? और क्या वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन वोट चोरी को चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब हुआ है? इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 25 जिलों की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया है। ये जानकारी हमारे सहयोगी दीपक रावत ने हमारे साथ साझा की है। दीपक रावत ने लगातार 16 दिन बिहार में इस यात्रा को कवर किया है। यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार पैदल मार्च निकाला। इस मार्च के रूट में गांधी मैदान से शुरू होकर 4 किलोमीटर दूर पटना हाईकोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा तक जाना शामिल था। हालांकि मार्च को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया। इस मार्च को गांधी से अंबेडकर का नाम दिया गया। पहले आपको यात्रा के आखिरी दिन की रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस यात्रा से महागठबंधन को होने वाले फायदे का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। एक क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, कहाँ सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं। मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन विपक्ष ने एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन किया। महागठबंधन की यात्रा में इंडिया अलायंस की पार्टियों के चेहरे भी शामिल हुए।
राहुल तेजस्वी की पदयात्रा में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी सड़क पर उतरे, जबकि टीएमसी कई मुद्दों पर कांग्रेस से किनारा करती नजर आती है। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले आखिरी दिन पदयात्रा में शामिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने आखिरी दिन बिहार में दमखम दिखाया। गांधी मैदान से खुली बस में सवार होकर राहुल गांधी का काफिला आम्बेडकर प्रतिमा की तरफ निकला, लेकिन उसे बीच में ही डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। पदयात्रा के लिए गांधी मैदान में काफी तैयारियां की गई थी। मैदान में जगह जगह कांग्रेस नेताओं राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी के होर्डिंग्स नजर आ रहे थे। वोटाधिकार यात्रा का 16वां और आखिरी दिन है। पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर राहुल तेजस्वी के साथ इंडिया गठबंधन दल के कई सहयोगी नेता जो है वो पहुंचे हैं पटना में। गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जो अम्बेडकर पार्क तक जाएगी। करीबन 3 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा है और 16 दिनों तक बिहार के अलग अलग हिस्सों से होते हुए ये यात्रा आज पटना में इसका समापन होगा। और पैदल मार्च के बाद डाक बंगला चौराहे पर जनसभा के साथ वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ। पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी, और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी। अभी महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर वहां पे सरकार हथिया लिया। बिहार में चाह रहे हैं कि वोट को कम करके यहाँ पे सरकार बना लेंगे। ये लोकतंत्र में ये विधायक को खरीदते हैं। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस यात्रा ने 25 जिलों के 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी यात्रा का हिस्सा बनी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कंधे से कंधा मिलाकर राहुल और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में चलते नजर आए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी राहुल गांधी के समर्थन में बिहार की धरती पर पहुंचे। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस या महागठबंधन ने जिस मकसद को पूरा करने के लिए ये यात्रा निकाली, क्या 16 दिनों के सफर से वो पूरा हो सका? इस यात्रा से महागठबंधन को आखिर क्या मिला? यहाँ राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी एक जरूरी जानकारी आपको देते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले पैदल मार्च आम्बेडकर पार्क तक निर्धारित था, लेकिन पुलिस ने इसे डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। यहीं पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। हालांकि कुछ ही देर बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कुछ बड़े नेताओं को आम्बेडकर पार्क जाने और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की इजाजत दे दी गई। जैसा कि आपको पता भी है, राहुल गांधी या महागठबंधन की इस यात्रा के केंद्र में वोट चोरी का मुद्दा अहम था। राहुल गांधी ने पहले संसद के अंदर और बाहर वोट चोरी को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसके बाद इसे यात्रा के जरिए बिहार में जनता के बीच ले जाने की रणनीति अपनाई। हालांकि वोट चोरी को लेकर शुरू हुई ये लड़ाई बाद में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों, बिहार में रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन की एंट्री के विरोध के साथ सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की गई टिप्पणी और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी विवादों में भी फंसी। इस सब के बीच राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस यात्रा ने महागठबंधन को बिहार के चुनावी रण में अच्छी शुरुआत जरूर दी है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन ने एसआईआर के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बना दिया। वोट चोरी के आरोपों के साथ ये मुद्दा बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विपक्ष की सरकार वाले देश के दूसरे राज्यों में भी इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई। वोटर अधिकार यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। इंडिया अलायंस के दूसरे दलों के नेता भी राहुल गांधी के इस अभियान के साथ जुड़े। वोटर अधिकार यात्रा के साथ बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी नजर आई। वोटर अधिकार यात्रा से
इंडिया गठबंधन ने चुनाव से 2 महीना पहले ही बिहार में चुनाव का माहौल बना दिया है। लोगों में एक जागरूकता आ गई है वोट को लेकर के, अपने वोट के अधिकार को लेकर के। लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह शंका हो गई है कि चुनाव आयोग उनका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काट रहा है। इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं वोटर अधिकार यात्रा का फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। चुनाव में इसका फायदा मिलता दिख रहा है। इस यात्रा पर पैनी नजर रखने वाले पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदे में अभी कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि 1989 के भागलपुर दंगे के बाद जहां बिहार में कांग्रेस का झंडा तक नजर नहीं आता था, इस यात्रा के साथ वो कांग्रेस 2025 के चुनावी रण में खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस बार आरजेडी की शैडो से निकलने की भी कोशिश कर रही है, ताकि कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाकर पूरी तैयारी के साथ चुनावी रण में उतरा जा सके। तो ज्यादातर चुनावी पंडितों का यही मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में कांग्रेस की कैडर में जान फूंकने का काम किया है। सासाराम से यात्रा की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस समर्थक और कार्यकर्ता बेहद जोश में दिखाई दिए। कुछ तो ऐसे भी थे जो राहुल गांधी को माला पहनाने के लिए उनकी जीप तक पर चढ़ने को बेताब दिखे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ बताती है कि कांग्रेस कैडर पार्टी को मुख्य मुकाबले में लाने के लिए पूरी तरह उत्साहित है। वहीं राहुल गांधी ने भी बिहार में अलग अलग अंदाज वाली राजनीति से कई तबकों को संदेश देने की कोशिश की है। जैसे वो बुलेट की सवारी कर युवाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, मखाना किसानों के साथ खेत में उतरकर किसानों को साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी सिर पर गमछा लपेटकर देसी अंदाज में बिहार की आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। इसके अलावा जब मिथिलांचल के इलाके से प्रियंका गांधी की यात्रा में एंट्री होती है तो नीतीश की साइलेंट फोर्स रही महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी जी और पूरे महागठबंधन की जो वहाँ बिहार में यात्रा हुई है, कुछ जगहों पर जबरदस्त भीड़ हुई, उसमें लोग उसमें आए, तालियां मिली, नारे भी लगे। वो वैसे सिवान गोपालगंज तरफ तो जबरदस्त भीड़ थी, कई किलोमीटर तक सड़क जाम थे। लेकिन अब उसका कारण ये भी है कि जो आरजेडी है वहाँ की एक मुख्य पार्टी है और तेजस्वी को आरजेडी के समर्थक और लोग अपना नेता मान रहे हैं। यही नहीं, वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने बिहार में सोशल इंजीनियरिंग वाला प्रयोग भी किया है। जैसा उन्होंने दलित बहुल सासाराम से यात्रा की शुरुआत की, मिथिलांचल के ब्राह्मण बहुल इलाके में यात्रा का रूप तैयार किया। बिहार के कांग्रेस राज में मिथिलांचल के ब्राह्मणों का काफी दबदबा रहा है। इसके अलावा सीमांचल के मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटों को भी यात्रा के जरिए कवर किया गया। मुस्लिम वोट पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की गई। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बिहार के रण में उतरे तो मुस्लिम यादव के साथ पीडीएफ फॉर्मूला को भी बिहार में आजमाने की कोशिश की गई। हालांकि अपनी इस पूरी रणनीति को राहुल गांधी ने वोट चोरी से ही जोड़ा। दलितों अल्पसंख्यकों के वोट कटने की बात कही, जिसे उनकी पार्टी के नेता भी लगातार पूरी यात्रा में दोहराते रहे। कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट कटने की बात की तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की ध्रुवीकरण वाली राजनीति से जोड़ दिया। अब ये बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को जुड़वाना है और सारे हिंदुओं को कटवा देना है। 89 लाख मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा ये भी आप जानते हैं। अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। आखिर में सवाल यही है कि यात्रा के जरिए महागठबंधन को चुनावी रण में जो शुरुआती माइलेज मिला है, क्या वो उसे सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होगा? अब अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर नॉनवेज के शौकीन हिंदुओं या सनातनियों से जुड़ी हुई है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने नॉनवेज खाने वाले सनातनियों को एक स्वादिष्ट धर्म रक्षक सलाह दी है। सलाह यह है कि वो झटका मीट ही खाएं। झटका मीट ना मिले तो हलाल मीट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। क्या आप जानते हैं कि जो गिरिराज सिंह झटका मीट पर एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, उनके पास किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? हम आपको बताते हैं। गिरिराज सिंह देश के केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं
और कपड़ा या टेक्सटाइल निर्यातकों की हालत ट्रंप टैरिफ के बाद ऐसी है कि इस सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। अच्छा होता कि गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री होने के नाते उन्हें संकट से निकालने वाली कोई जरूरी टिप्स देते। दुर्भाग्य देखिए, वो गिरिराज सिंह झटका मीट के सनातन वाले गुणकारी तत्व बताने में बिजी है। मैं इसीलिए हिंदुओं को कहता हूं कि आप मीट खाएं, जो खाते हैं खूब खाएं, लेकिन झटका ही खाएं, ना मिले तो ना खाएं। तो ये गिरिराज सिंह की शुद्ध मांसाहारी सनातनियों के लिए धर्म को बचाने वाली सलाह है। इसका मतलब यह है कि आप झटका मीट खाकर भी हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ शाकाहारी होना ही अच्छे सनातनी की निशानी नहीं है, बल्कि शुद्ध झटका मीट खाने वाला हिंदू भी उतना ही अच्छा और सच्चा सनातनी है। हर हर महादेव। मुसलमान अपने धर्म की बात करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता कि वो हलाल खाते, लेकिन हिंदू धर्म में बलि प्रथा का, झटका का है। मैं इसीलिए हिंदुओं को कहता हूं कि आप मीट खाएं, जो खाते हैं खूब खाएं, लेकिन झटका ही खाएं, ना मिले तो ना खाएं। मैं सभी युवा से गिरिराज सिंह ने यह सलाह बिहार के मधुबनी जिले में एक झटका मीट बेचने वाली दुकान पर दी। गिरिराज सिंह गए तो थे एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन जब बात धर्म को बचाने की आई तो वो उन्हें झटका मीट की दुकान पर ले आए। इसके बाद गिरिराज सिंह ने झटका मीट दुकान के मालिक से बात की, झटका मीट शॉप खोलने के लिए उन्हें साधुवाद दिया और इसके बाद झटका मीट जैसे संवेदनशील विषय पर मीडिया के कैमरों को संबोधित किया। वैसे ये वही गिरिराज सिंह है जो तेजस्वी यादव को नवरात्र के महीने में मछली खाने पर सीजनल सनातनी होने वाला ज्ञान देते हैं। अब वही गिरिराज सिंह जैसे झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गिरिराज सिंह के हिसाब से तो हिंदू या सनातनी भी दो भागों में बटा है, एक है शाकाहारी सनातनी और दूसरा है झटका मीट खाने वाला सनातनी। दोनों ही धर्म के रक्षक हैं। काश के गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री होने के नाते कुछ सलाह कपड़ा कारीगरों और कपड़ा निर्यातकों के लिए भी देते, ताकि वो ट्रंप टैरिफ के संकट से उबर पाते। कपड़ा मंत्री होने के नाते गिरिराज सिंह को बताना चाहिए था कि ट्रंप टैरिफ संकट का हल कैसे होगा। वो बता क्या रहे हैं कि हिंदुओं को मीट कौन सा खाना चाहिए। कपड़ा मंत्री होने के नाते गिरिराज सिंह को बताना चाहिए था कि सरकार की तरफ से कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को राहत देने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। वो बता क्या रहे हैं कि झटका मीट खाने से हिंदुओं को कैसा धार्मिक लाभ हो सकता है। विपक्ष गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर उनके खिलाफ हमलावर है। तो उनको असली मुद्दों पे बात करने की आदत नहीं है ना। गिरिराज सिंह जी को समझाना चाहिए कि 11 सालों की सरकार में मोदी जी ने बेरोजगारी क्यों कम नहीं की, महंगाई क्यों कम नहीं की। गिरिराज जी जनता के मुद्दों पे जवाब दें, बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पे जवाब दें। ये लोग धार्मिक ढोंग और पाखंड के संरक्षक लोग हैं। इस देश में 85% लोग मीट खा रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं? तो उनको किसी तरह के भी सामाजिक चीजों का, सामाजिक मूल्यों का कोई ज्ञान नहीं। हिंदुस्तान और बिहार में सभी धर्मों के लोगों को खान पान की आजादी है। कौन व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं बोलता है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ सवाल तो ये भी उठता है कि क्या बीजेपी गिरिराज सिंह के इस कृत्य का समर्थन करती है, क्योंकि बीजेपी के नेता, मंत्री और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री नॉनवेज के खाने के भी दिन तय करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ गिरिराज सिंह हैं जो हिंदुओं को झटका मीट खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे यहाँ बलि प्रथा आज भी है, और बलि प्रथा झटका होता है, साइंटिफिक रीजन है। हमें सीख लेनी चाहिए। वो धर्म के प्रति जितना समर्पित है, हमको भी समर्पित होना चाहिए। हमारे आने वाले आल औलाद को भी समर्पित होना चाहिए। हम तो जगा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह बयान बिहार की धरती पर दिया है। बयान के जरिए उन्होंने चुनावी साल में धार्मिक कार्ड चलने की कोशिश की है। अपनी इस रणनीति में उन्होंने मीट को मोहरा बनाया है। अब इस झटका मीट वाली रणनीति से चुनाव की पिच पर किसे कितना झटका लगता है, ये तो 2025 का चुनाव परिणाम ही बता सकता है। इन्होंने इस काम को किया है। आइए अब इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन की बात कर लेते हैं। यूजर्स क्या लिख रहे हैं ये भी जान लीजिए। झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह ईद पर बकरे की बलि पर तमाशा करते हैं, लेकिन सनातनियों को सलाह दे रहे हैं कि अगर बकरे का मटन खाना है तो केवल झटका मटन की दुकान से खाएं।
बिहार के लोग टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से मांग रहे हैं पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। गिरिराज सिंह बिहार को दे रहे हैं झटका मीट शॉप। आपके वोकल फॉर लोकल में झटका मीट भी शामिल है क्या? अगर हाँ तो जरा बताइए, सावन में जनता इसे प्रसाद मानेगी या आपकी पॉलिटिक्स का मेन्यू? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर डटे मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन का आज चौथा दिन है। समर्थकों का दावा है कि जरांगे ने आज से पानी पीना बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने आज मुंबई को ही पानी पिला दिया। क्या सड़क, क्या बस, क्या ट्रेन, जरांगे के समर्थकों की वजह से मुंबईकर दिन भर परेशान रहे। अभी तो मुंबई जाम है। ये पैंट वाले टी शर्ट वाले आ गए। हमारे माँ बाप है ना, हमारी माँ लुकने वाली है, हमारा बाप धोती वाला है, हमारा दादा पटके वाला आ गया। आज तो जाम हो गई। अगर वो लोग यहाँ मुंबई में आ गए ना तो मुंबई का श्वास बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार को अल्टीमेटम है। अल्टीमेटम सरकार को दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस उपद्रव पर ताला लगाने का आदेश दे दिया। लेकिन उससे पहले जो हुआ उसे आपको देखना जरूरी है। मुंबई का आजाद मैदान, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे के धरने का चौथा दिन। आजाद मैदान के आसपास का इलाका, कहीं ताश के पत्ते फेंके जा रहे हैं, कहीं कबड्डी के पैतरे आजमाए जा रहे हैं, कोई पुलिस बैरिकेड को गाड़ी बनाकर खेल रहा है, तो कहीं खो खो के नंबर बनाए जा रहे हैं, तो कहीं क्रिकेट खेला जा रहा है। सड़कें खेल का मैदान बन गई तो सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौज चल रही है। मराठा प्रदर्शनकारी डांस कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म भी इनके लिए प्लेग्राउंड बन गया। सड़कों पर जाम और प्रदर्शनकारियों का धमाल। और इन सब के बीच आई परेशान कर देने वाली ये तस्वीर। जुहू बस स्टेशन पर खड़ी बस में मराठा प्रदर्शनकारी आम लोगों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने एक यात्री को बस में ही नीचे गिरा दिया, बस का शीशा तोड़ा और जमकर हंगामा किया। हफ्ते के पहले कामकाजी दिन मुंबईकर आंदोलनकारियों की हरकतों से परेशान होते रहे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर साउथ मुंबई के सीएसटी स्टेशन परिसर, आजाद मैदान, महानगर पालिका मार्ग को आंदोलनकारियों ने एक तरह से बंधक ही बना लिया। चारों तरफ भीड़ है और बहुत इतना गर्दी है तो डेली काम पे जाने वाले को इतना तकलीफ होता है कि रास्ता निकलते बहुत समय लग रहा है। बहुत दिक्कत हुई। ट्रेन में नारा लगाते आ रहे हैं, किसी का सर दर्द है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है। सब बंद है। हाँ, रास्ते में बहुत तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिस्लरी बोतल फेंक रहे हैं, बहुत हो रहा है ज़्यादा। आम जनता की इन परेशानियों की तस्वीर दिखाने संवाददाता मृत्युंजय सिंह जब सीएसटी के ओवरब्रिज पहुंचे तो दोनों तरफ की सड़क मुंबईकरों के लिए बंद मिली और बैरिकेड को चक्का गाड़ी बनाकर आंदोलनकारी खेलते दिखे। ये तस्वीर बताती है कि किस प्रकार से एक बंधक के तौर पर ये परिसर नजर आता है। ये मुख्य सड़क है, सामने जाने वाला रास्ता भाईखला की दिशा में जाने वाला रास्ता है। एक तरह से मराठा आंदोलनकारियों का बंधक बना हुआ नजर आता है। सड़क को देखिए, बाकायदा सोलर पैनल तक लगाया है ताकि मोबाइल चार्जिंग में भी कोई दिक्कत ना आए। आंदोलनकारियों ने सीएसटी के बाहर मेट्रो जंक्शन पर सड़क जाम करना शुरू कर दिया था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। नजर आएगा बैरिकेड, इस बैरिकेड पर तमाम जो मराठा आंदोलक हैं वो बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस बैरिकेड लेकर आई थी कि आंदोलकों को रोका जाएगा। ट्रक में भी आंदोलक बैठे हुए हैं, पीछे बसें हैं। संवाददाता नम्रता दुबे बता रही हैं कि सड़क पर प्रदर्शनकारियों के कचरा फेंकने तक की जगह नहीं थी, तो जो खाया वहीं गंदा कर दिया।
सड़क की स्थिति देखिए, यहाँ से एक भी गाड़ी, एक साइकिल, एक बाइक तक गुजर नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है। आम मुंबईकर जो रोज काम काज के लिए जाते हैं वो यहाँ आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनके पास चलने के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं है। पूरी सड़क, ये पूरा जो रास्ता है वो जाम हो गया है। सड़कें बंद हो गई तो जाहिर है स्टेशन पर भीड़ बढ़ेगी, लेकिन दोपहर होने तक सीएसटी रेलवे स्टेशन के भीतर मराठा आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर उतर गए। संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने आंदोलनकारियों से पूछा कि जब आंदोलन के लिए आजाद मैदान मिला है तो स्टेशन पर कब्जा क्यों? हमें उनको तकलीफ देने का अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें हमारी तकलीफ आप जानिए ना, मुंबई वाले जानिए ना, मुंबई वाले भी हमें, मतलब आप दूसरों को तकलीफ देके आपकी तकलीफ बताना चाहते हैं? हाँ, हमारी तकलीफ बताना चाहते हैं कि हमें कितना दर्द हो रहा है आज। गई केदारनाथ मार्ग पर मलबा आने के कारण केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध है। सभी लोगों से अपील की जाती है कि 2 दिन भारी बारिश होने के कारण सभी लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सितंबर अब नॉर्मल रहने का अनुमान है, जो सामान्य से जहाँ लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे 109% रहेगा। तबाही के लिए तैयार रहो, ऐसा कहकर हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं, बल्कि डरावनी हकीकत बनकर सामने आने वाले हालात के लिए आपको तैयार करना है। कल अगस्त महीने का आखिरी दिन था और कल ही मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी कर दी कि अगस्त के बाद सितंबर में भी देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। सामान्य से ज्यादा बारिश होने का मतलब क्या होता है, ये आप हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान तक मची तबाही के जरिए देख चुके हैं। जरा सोचिए, जहां पहले ही सड़कें तबाह है, बिजली पानी नहीं है, होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है, वहां बादल और बरसेंगे तो कैसा कहर बरपाएंगे। और तो और इससे बड़ी चिंता भी मुंह फाड़े पूरे देश पर मंडरा रही है और वो है महंगाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि पंजाब से लेकर यूपी और राजस्थान तक तैयार खड़ी फसलें बाढ़ में डूब गई हैं। पंजाब में 37 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है जिसने 3 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को लील लिया है। यानी आपके घर के आसपास अगर पानी नहीं भी है तो भी ये तबाही महंगाई की शक्ल लेकर आपकी दहलीज तक दस्तक देने पहुंच जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तबाही के लिए तैयार रहो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर मनाली तक ब्यास नदी ने जो बर्बादी मचाई उसका सीधा संबंध आपकी थाली में पहुंचने वाले चावल से है। मंडी से लेकर चंबा तक जब नदियां पहाड़ और सड़कों को लीलते हुए आगे बढ़ रही थीं तो खतरा आपकी थाली में पहुंचने वाली सब्जियों तक मंडरा रहा था। तवी नदी ने सिर्फ जम्मू में तांडव नहीं मचाया बल्कि पंजाब के एक बड़े हिस्से में तैयार खड़ी फसलों को लील जाने की इबारत भी लिख दी थी। 37 साल बाद पंजाब में इतनी भयानक बाढ़ आई है और चिंता की बात यह है कि तबाही का सिलसिला अब तक रुका नहीं है।
तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे की हैं, जहां पूरे के पूरे पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि भारी बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश में आसमान के रास्ते बरसती तबाही का ही तो नतीजा है कि चंबा में मणि महेश की यात्रा पर गए 5000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। 2 दिन पहले मणि महेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया था। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी के बीच 16 मणि महेश यात्रियों की मौत हो चुकी है। लेकिन देखिए जरा कैसी विचित्र सी विडंबना है कि जिस राज्य के कोने कोने में भारी बारिश के बाद त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां के लोग अब पीने के साफ पानी के लिए भी बूंद बूंद तरस रहे हैं। हिमाचल के मंडी में नल सूखे हुए हैं। लोग पहाड़ से गिर रहे झरनों से पानी भर रहे हैं क्योंकि पाइपलाइन फटी हुई है। मेरे पास बिल्कुल पानी नहीं आ रहा कई टाइम से। जब पीछे जैसे थोड़ा सा आया, अब रेगुलर आया, कभी एक दिन छोड़ के आया, कभी एक टाइम आया, अब तो काफी दिन से नहीं आ रहा है। पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और पानी नहीं मिल रहा, बहुत दूर दूर से ले आ रहे हैं, पीने के लिए नहीं मिल रहा था। और तो क्या करना हमने, पर पीने के लिए भी नहीं आ। तीसरे दिन दे रहे हैं पानी की, और यहाँ पे कोई टैंकर भी नहीं आ रहा है। ऐसा बोलते हैं ना भी टैंक भेजिए, नेशनल स्ट्रीट में कोई टैंकर नहीं आ रहा है, कोई नहीं देते। बारिश जब तबाही की शक्ल लेती है तो इतने कोनों से चोट करती है कि गिनना मुश्किल हो जाता है। चोट कहां कहां लगी है उसकी छोटी सी नजीर देखिए। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, जिसके मॉल रोड पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, वो मनाली सूना पड़ा है और यहाँ का सन्नाटा टैक्सी चालकों तक पर भारी पड़ रहा है। जो टैक्सियां मनाली से लेकर रोहतांग दर्रे तक फर्राटा भरा करती थी, वो पार्किंग में खड़ी हैं क्योंकि ना तो पर्यटक हैं और ना ही मनाली तक पहुँचने के लिए सड़कें ही बची हैं। हमारे लोगों को ये कम से कम 2 से 3 महीने हो गए, जिससे टूरिज्म को और हमारी गाड़ियों को काफ़ी फर्क पड़ा है। और हमारे पास मनाली के कम से कम 4 से 5 हज़ार गाड़ियों की संख्या है। तो हमारे लोग अभी बेरोजगार पड़े हुए हैं और ना ही अभी गाड़ियाँ चंडीगढ़ की तरफ जा सकती है, ना ही आ सकती है। अभी रोड बहुत जगह टूटने की वजह से मुझे तो लगता है काफ़ी टाइम लगेगा अभी। सड़कें तबाह हो चुकी हैं और इसीलिए टैक्सी के साथ साथ किराए पर बाइक देकर जिन सैकड़ों परिवारों का गुजारा होता था, उन पर भी संकट आ गया है। क्योंकि ये जो टाइम होता है हमारा अगस्त से लेकर सितंबर तक, हमारे बाइकर्स के लिए जो लेह लद्दाख का जो सीजन रहता है, तो इस समय ये रहता है। और इस आपदा में हमारा बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे बाइक्स हमारे बह चुके हैं और साथ ही हमारे बहुत सारे बाइकर्स जो है वो जो आजकल लेह के लिए जाते हैं, तो लेह में भी फंसे हुए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज की है, लेकिन ये तस्वीर पुरानी है। नई तस्वीर कैसी है वो देखिए। बारिश के महीने में भी मैक्लोडगंज के होटलों में 15% तक बुकिंग रहती थी, लेकिन अब ये 4% तक सिमट चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश से आई तबाही की एक और तस्वीर देखिए। ये वो किसान हैं जो अपनी सेब की फसल को बचाने के लिए कंधे पर पेटियां लादकर पानी को पार कर रहे हैं। बारिश अच्छी हुई तो किसानों को उम्मीद थी कि सेब की फसल बढ़िया होगी। फसल तो अच्छी हुई, लेकिन पैदावार को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सारे रास्ते ही ध्वस्त हो गए और अगर सेब मंडी तक नहीं पहुंचेगा तो जाहिर है सड़ जाएगा।
जाए तो 1 हफ्ते से बहुत परेशान है। जिस उम्मीद से आए थे सब लोग बहुत परेशान है। 2 महीने से काम यहाँ से प्रॉपर चल नहीं रहा है बारिश की वजह से। रोटी रोजी के लिए सब लोग परेशान हैं। काम चलता तो कैसे खर्चा पानी चलता, काम ही नहीं चल रहा है, क्या करें हम लोग। सोचिए कितना तकलीफदेह होता है किसान का अपनी तैयार फसल को बर्बाद होते देखना। बेबसी की ऐसी इंतहा जब सारी मेहनत आंख के सामने पानी हो जाती है। पंजाब में साल 2000 के बाद यानी 25 साल में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1312 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। पंजाब बाढ़ से कितना पस्त है उसे इस बात से समझिए कि पंजाब के 23 में से 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.25 लाख की आबादी पानी के कम होने का इंतजार कर रही है। पंजाब की बाढ़ पूरे देश के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि फसलों की पैदावार के मामले में यूपी एमपी के बाद पंजाब तीसरे नंबर पर है। लेकिन पैदावार कैसे डूब रही है वो देखिए। तस्वीरें चंडीगढ़ से सटे मोहाली के पास से आई हैं, जहां घग्गर नदी उफान पर है और उफान ऐसा है कि उसने सैकड़ों एकड़ फसल को डुबो दिया है। बाढ़ से पंजाब में हाल बेहाल है। हजारों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बाढ़ में समा गई है। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मोहाली में इस वक्त हमें घग्गर के किनारे हैं। घग्गर के किनारे जितने जो खेत हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सामने घग्गर जा रही है जो अपने पूरे उफान पर है और इसके इस तरफ जो है जहां कैमरे की नज़र से हम दिखा रहे हैं यहाँ किसानों के खेत हैं दरअसल जो हैं जिनमें धान लगा हुआ है। पूरे पंजाब में हजारों एकड़ ज़मीन जो है, खासकर जिस ज़मीन पे धान लगा हुआ है क्योंकि ये धान का सीज़न है पंजाब में, वो जो है बाढ़ में समा गई है। कि सारी फसल मर गई जी, जितनी भी फसल मक्की की फसल थी जिसमें लगी भी। लगाया क्या था? मक्की थी, धान था? मक्की भी थी, धान भी था जी। दोनों फसलों खत्म हो गई जी। पंजाब में बाढ़ का कैसा त्राहिमाम मचा है उसकी गवाही है ये 2 तस्वीरें, जहां सत्ता यानी सीएम भगवंत सिंह मान से लेकर विपक्ष तक हालात का जायजा लेने के लिए जमीन पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है और आपको बता दें कि देश के 13% चावल का उत्पादन पंजाब में ही होता है। जबकि बाकी राज्यों में बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास और सोयाबीन जैसी मुख्य फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों पर दोहरी मार पड़ी है क्योंकि पहले ही बेमौसम बारिश और बाढ़ से वो परेशान थे और मानसून के महीने में फसलों को हुए नुकसान ने उनकी कमर तोड़ दी है। राजस्थान को ही देख लीजिए जहां सामान्य से 123% ज्यादा बारिश हुई है और अनुमान के मुताबिक राजस्थान की 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बाढ़ के पानी में समाई हुई है और जिन किसानों की फसल बच भी गई उनकी उपज 30% तक घटने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें रेगिस्तान का इलाका कहे जाने वाले राजस्थान के सिरोही से आई हैं और गवाही दे रही हैं कि कैसे सितंबर में भी सैलाब का सितम जारी है। सिरोही में तेज बहाव ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा और पानी के बीच ये गाड़ी न सिर्फ अटकी बल्कि एक तरफ पूरी तरह से झुक गई। ऐसा लगा कि मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी बह जाएगी। गाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए पहले पुलिस की जीप ने हाथ पैर मारे, लेकिन जब काम नहीं बना तो ट्रैक्टर बुलाया गया और फिर गाड़ी को बाहर निकाला गया। राजस्थान में आसमानी आफत की दूसरी तस्वीर देखिए जो अजमेर से आई है। स्कूल वैन पानी में फंसी हुई है और ये तस्वीर इसलिए डराती है क्योंकि जिस वक्त स्कूल बस फंसी उस वक्त उसमें कई बच्चे बैठे हुए थे। बच्चों को आराम से रेस्क्यू किया गया। चलो ठीक है।
गांव वालों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई घंटों तक ये स्कूल बस यहीं फंसी रही। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें जोधपुर जयपुर हाईवे की हैं, लेकिन देखिए भारी बारिश के बाद हाईवे का कोई अता पता नहीं है। राजस्थान के टोंक से आई अगली तस्वीर देखिए, जहां एक रस्सी के सहारे कुछ लोग पानी से जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। ये कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि बीच पानी में फंसे युवक को निकालना था। ये युवक इसी रास्ते से निकल रहा था, लेकिन संतुलन बिगड़ने के बाद बह गया। हालांकि उसे बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया। देखते ही देखते गिट्टी से लदे ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वो तेज बहाव में धड़ाम से गिर पड़ा। टोंक में उफान पर बह रही मासी नदी को पार करना इस ट्रक चालक की जान पर भारी पड़ गया। 19 सेकंड तक ट्रक चालक को लगा कि वो इस उफनते पानी को पार कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर काफी मुश्किल के बाद ट्रक ड्राइवर की जान बचाई गई। भारी बारिश के बाद उफनते सैलाब सिर्फ जान पर नहीं बल्कि किसान से लेकर आम लोगों तक के लिए आफत बनकर आए हैं। तस्वीरें जम्मू में बॉर्डर से सटे इलाके सांबा और कठुआ से आई हैं, जहां खेतों में धान की फसल लगाई गई थी जिसे नवंबर में तैयार होना था, लेकिन बाढ़ और बारिश ने हजारों हेक्टेयर खेत में सिर्फ मिट्टी और गारा भर दिया है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच एबीपी न्यूज आ पहुंचा है जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में और ये सेक्टर मशहूर है यहाँ के बासमती चावल के लिए। इस समय यहाँ बासमती की खेती चारों तरफ दिखाई देती है और ये बासमती नवंबर महीने में तैयार हो जाती है, जब इसकी कटाई की जाती है और ये फिर ये बासमती भारत के साथ साथ विदेश भेजी जाती है और वहाँ पर विदेशों में भी इस बासमती की खुशबू और इसकी क्वालिटी के चलते खासी डिमांड है। लेकिन इस बारिश और बाढ़ ने बासमती की इस फसल का क्या हश्र किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान जो है अभी अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और अब यहाँ पर जेसीबी मंगाई गई है ताकि ये सड़क को जो है बनाया जाए। सर यहाँ इतना नुकसान है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी सोच के बाहर है। ये जिम्मेदारी ये सोचा नहीं होगा हमारे इतनी बड़ी आफत आई थी। अगर लोगों के घर में जाकर हम उनकी हालत पूछे तो वो बेचारे रो रहे हैं कि अभी हमारा क्या हल होगा, हमारा क्या बनेगा। हमारे पास कोई यही एक साधन है कि हम जिम्मेदारा करके बासमती उगा के पूरा 1 साल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब यही हमारी फसल ही बर्बाद होगी हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। किस तरह पूरी ये खेत इस समय पूरी एक हरी चादर जैसे दिखाई देते थे, लहलहाती थी यहाँ पर फसल, लेकिन अब देखिए कि किस तरह से पूरी फसल आप देखिए बर्बाद हो चुकी है। मॉनसून जब सटीक नहीं होता तो उसकी कीमत चुकानी होती है। पिछले साल भी कहीं ज्यादा बारिश हुई तो कहीं सूखे के हालात पैदा हुए। नतीजा खाद्य महंगाई दर बढ़ी। पिछले साल सिर्फ सब्जियां 28% महंगी हो गई थी, जबकि दालें करीब 17% महंगी हो गई थी और इसकी वजह से ही कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा दी गई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा था। किसानों की बदहाली की वैसी ही तस्वीर इस बार भी सामने आ रही है। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे फिर से आप सभी से होगी मुलाकात भारत की बात में आपके मुद्दों के साथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।